नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत या भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था संसद और राज्य विधानमंडल। संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में विस्तार से चर्चा हमारे संविधान में की गई है, तो हमने भी विस्तार से इसकी चर्चा करते हुए इसे कई पार्ट्स में बांटा था। पिछले कुछ पार्ट्स में हम संसद और विधानमंडल के संदर्भ में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं। सभी कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि किस प्रकार से संसद और विधानमंडल के जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें समानता है, क्या क्या उनमें विभिन्नताएं हैं, उनको हमने तुलनात्मक रूप से पढ़ते हुए समझा। और जैसा मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में बताया था कि जब भी संविधान के किसी विषय को हम पढ़ेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट को हम पहले देखेंगे, आखिर वो है क्या, वो प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से हम पहले समझेंगे और संवैधानिक जो उपबंध, जो अनुच्छेदों में जो बात की गई है उनको अंत में हम क्लास के अंत में एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो संसद और विधानमंडल से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या जो शब्द हैं उनको हमने विस्तार से समझा। अब हम समझेंगे कि उनका जो जिक्र किया गया है वो संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, ताकि हमें न केवल पूरा कॉन्सेप्ट पता हो अपितु ये भी मालूम हो कि उस कॉन्सेप्ट को संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो यहां भी हम संसद और राज्य के विधानमंडल को समांतर रूप से या तुलनात्मक रूप से देखते हुए चलेंगे। तो एक तो इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी संसद और राज्य के विधानमंडलों से पूछे जाते हैं, तो उन तथ्यों को भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के तथ्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के ऊपर ही हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसद व राज्य विधानमंडल के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेदों में किस किस प्रकार की बातें कही गई है। तो आइए देखते हैं। इस तरफ है संसद से संबंधित कौन कौन से संविधान में उपबंध है, और इधर है राज्य विधानमंडल से संबंधित कौन से जो है संवैधानिक अनुच्छेद हैं। तो यहां हम देखेंगे आर्टिकल 79 से चालू होकर आर्टिकल 122 तक भारत के संविधान में संसद के बारे में बताया गया है। एक एक करके देखते हुए चलते हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना और उसके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना, लोकसभा में जो सदस्य हैं उनके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होगा और राज्यों को किस प्रकार से लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो राज्यों को सीटों का आवंटन है वो तो आर्टिकल 81 में बताया गया है, जबकि लोकसभा में सीटों का जो पुनः समायोजन है वो आर्टिकल 82 में बताया गया है। आर्टिकल 83 में बताया गया है दोनों सदनों की अवधि, चाहे राज्यसभा की हो या लोकसभा की अवधि कितनी होगी उसके बारे में आर्टिकल 83 में बात की गई है, आर्टिकल 83 में बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 84 में जो संसद के सदस्य हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, दोनों की जो योग्यता या अर्हता के बारे में बात की गई है वो एक ही अनुच्छेद में की गई है, आर्टिकल 84। तो संवैधानिक उपबंधों का अक्सरतः यदि हम देखेंगे तो उससे हमें फायदा क्या होगा कि हमें परीक्षा में मान लो इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया कि राज्यसभा की सदस्य हैं उनकी योग्यता कहां दी गई है, इसी प्रकार लोकसभा के सदस्यों की योग्यता कहां दी गई है। तो जब आर्टिकल्स को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों सदनों के सदस्यों की योग्यता एक ही जगह दी गई है। तो इससे अभी हमने इससे पीछे जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता जो है वो अलग देखी थी, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता अलग देखी थी। लेकिन जब हम संवैधानिक उपबंधों को भी पढ़ लेंगे, अनुच्छेद को भी यदि हम पढ़ेंगे तो उससे हमें ये स्पष्ट रहेगा कि हालांकि हमने योग्यताएं अलग अलग पढ़ी हैं लेकिन उनका वर्णन संविधान के एक ही अनुच्छेद में दिया गया है। इसी प्रकार जैसे चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों की जो अवधि के बारे में बताया गया है वो हमने पढ़ा अलग अलग है, लेकिन संविधान में उसका वर्णन एक ही जगह दिया गया है। लेकिन हमने समझने की सुविधा की दृष्टि से उन्हें अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ा है। तो इन संवैधानिक उपबंधों को या संवैधानिक अनुच्छेदों को देखने का फायदा क्या होगा कि चाहे समझने की दृष्टि से हमने पार्ट्स में बांटकर उन चीजों को पढ़ा हो, लेकिन हमें यह ध्यान रहेगा कि इनका जो वर्णन किया गया है वो किस अनुच्छेद में किस प्रकार से किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 85 में संसद का कोई सा भी सदन हो उसके सत्र, उसके सत्रावसन और विघटन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा विघटित नहीं होती, केवल लोकसभा के विघटन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति के अभिभाषण व संदेश देने की जो शक्ति है सदन को, उसके बारे में बताया गया है। विस्तार से चर्चा इन सभी उपबंधों की हम पहले क्लास में कर चुके हैं।
सभी की बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी। अध्ययन की दृष्टि से हमने उनको विभक्त करके उन चीजों को पढ़ा था, लेकिन अब केवल हम उनसे संबंधित आर्टिकल्स या अनुच्छेदों को पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 87 में, अब आर्टिकल पढ़ने का क्या फायदा हुआ, देखिए अभिभाषण और विशेष अभिभाषण हमने पैरेलल रूप से पढ़ा था, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि अभिभाषण और विशेष अभिभाषण संविधान के एक ही अनुच्छेद में वर्णित हो, ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन हम देखेंगे जब अनुच्छेद को तो हम पाएंगे अभिभाषण और संदेश जो है उसको तो एक अनुच्छेद आर्टिकल 86 में दिया गया है, जबकि विशेष अभिभाषण को अन्य अनुच्छेद आर्टिकल 87 में बताया गया है। तो इस प्रकार के कुछ जो चीजें हैं वो इन संवैधानिक उपबंधों को देखने से हमें क्लियर हो पाएंगी। अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक उपबंधों के बारे में। संसद से संबंधित और भी उपबंध है, लेकिन साथ में हम पैरेलल किसको देखते हुए चाह रहे हैं, राज्य के विधानमंडलों को। तो इसी प्रकार की बातें राज्य के विधानमंडल में किस किस अनुच्छेद में कही गई है उसको हम देखने वाले हैं। आर्टिकल 168 में, जैसे यहां आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया था, वहीं आर्टिकल 168 में बताया गया कि विधानमंडल का गठन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। अब आर्टिकल 169 जो इस तरफ आपको देखने को नहीं मिल रही जो व्यवस्था, यहां एक अलग व्यवस्था देखने को मिल रही है हमें आर्टिकल 169 में, कि राज्यों में विधान परिषद का सृजन या उसका क्या अंत किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे तो विधान परिषद बनाई जा सकती है और कैसे समाप्त की जाती है, उसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 169 में दिए गए हैं। जैसा आपको मालूम है कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, कुछ में नहीं होती है, तो किस प्रकार से विधान परिषदों को बनाया जाएगा और किस प्रकार से उनको समाप्त किया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन और विधानसभा में सीटों के समायोजन के बारे में बताया गया है। अब आप अंतर देखना, यहां पर एक पैरेलल रूप से या समांतर रूप से पढ़ने की जो वजह है वो जब सूक्ष्म अंतर हमें दिखाई देते हैं तब समझ में आती है। देखिए यहां आर्टिकल 170 में किसके बारे में पहले बताया गया है, विधानसभा के बारे में पहले बताया गया है, जबकि यहां हम देखेंगे आर्टिकल 81 में पहले लोकसभा के बारे में बताया गया है और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 80 में पहले राज्यसभा के बारे में बताया गया है, फिर आर्टिकल 81 में किसके बारे में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में बताया गया है। जबकि इधर हम देखेंगे तो पहले किसके बारे में बताया गया है, विधानसभा की संरचना के बारे में, और बाद में किसके बारे में बताया गया है, विधान परिषद की संरचना के बारे में। तो यहां एक चीज निकलकर हमारे सामने आती है कि संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि राज्यसभा क्या है, प्रथम सदन है। राज्यसभा को प्रथम सदन इसीलिए कहा गया है और उसी भावना को संविधान में भी बरकरार रखा गया। पहले राज्यसभा का वर्णन किया गया और फिर उसके बाद लोकसभा का, जबकि राज्यों के मामले में हम देखें तो पहले विधानसभा के बारे में बताया गया है और उसके बाद विधान परिषद के बारे में बताया गया है संरचना के विषय में। उसके बाद आर्टिकल 172 में विधानमंडल के जो दोनों सदन है, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, उसकी अवधियों के बारे में बताया गया है, कितनी अवधि उनकी होगी। आर्टिकल 173 में विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, चाहे विधान परिषद के हो चाहे विधानसभा के हो, उन सदस्यों की योग्यता क्या होगी उसके बारे में। आर्टिकल 174 में उनके सत्र, सत्रावसन और विघटन, विधान परिषद विघटित नहीं होती, केवल विधानसभा की यहां बात की गई है। आर्टिकल 175 में जैसे यहां राष्ट्रपति का अभिभाषण था, यहां किसके अभिभाषण के बारे में बताया गया है, राज्यपाल के अभिभाषण और संदेश के बारे में बताया गया है। इसी तरह यहां बताया गया था आर्टिकल 87 में जैसे विशेष अभिभाषण बताया गया था राष्ट्रपति का, यहां राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और आर्टिकल्स को। आर्टिकल 88 में आपको सभी आर्टिकल्स को, सभी जो आर्टिकल्स हैं उनको याद करने की या उनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल प्रमुख आर्टिकल्स को याद रखना है। लेकिन सभी आर्टिकल्स को एक बार नजर से निकालने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमें क्लियर हो सके कि कौन कौन सी चीजें आर्टिकल्स में एक साथ दी गई है। जैसे अवधि, राज्यसभा की अवधि और लोकसभा की अवधि के बारे में अलग अलग आर्टिकल के बारे में नहीं बताया गया। तो आपको चाहे आर्टिकल याद हो या नहीं हो, लेकिन यह याद रहेगा कि राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके अवधि के बारे में एक ही आर्टिकल में बताया गया है, उनके सत्र, सत्रावसन के बारे में एक ही आर्टिकल के बारे में बताया गया है, योग्यता अयोग्यताओं के बारे में भी एक आर्टिकल में बताया गया है, चाहे वो राज्यसभा की योग्यता हो चाहे लोकसभा की। इसी प्रकार राज्यसभा और लोकसभा की अयोग्यताओं के बारे में भी एक ही आर्टिकल में बताया गया। तो इससे आपको यह सामान्य समझ विकसित होगी कि किस प्रकार से आर्टिकल्स में चीजों को, किन किन चीजों को एक साथ बताया गया है और किन किन चीजों को अलग अलग आर्टिकल में बताया गया है। तो इस प्रकार का कोई विकल्प यदि प्रश्न पत्र में आता है तो आप आसानी से उसे हल कर सकें।
इसलिए सभी अनुच्छेदों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार नजरे से निकालने की इनको आवश्यकता है, लेकिन कुछ प्रमुख प्रमुख आर्टिकल्स को आपको याद रखना होगा। जैसे आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक होती है, तो कुछ ऐसे प्रमुख प्रमुख आपको आर्टिकल याद रखने हैं, बाकी के आर्टिकल्स को एक बार आपको नजर मारनी है। उसके बाद आर्टिकल 89 की, आर्टिकल 88 की बात कर रहे थे, इसमें सदन में मंत्रियों के और महान्यायवादी के जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया। हमने देखा था महान्यायवादी और जो मंत्री हैं उन्हें क्या करना होता है, कुछ विशेष प्रकार के अधिकार सदन में प्राप्त होते हैं, चाहे वो वोटिंग करें या ना करें, लेकिन वहां बोलने का और कार्रवाई में भाग लेने का उनको अधिकार होता है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 90 में राज्यसभा के उपसभापति और उसकी पद की रिक्ति किस प्रकार, उसका पद किस प्रकार से खाली हो जाएगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 91 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने की किसी अन्य व्यक्ति या उपसभापति के कार्य करने की शक्ति के बारे में बताया गया है कि सभापति नहीं होगा तब उपसभापति किस प्रकार से सभापति के रूप में या कोई अन्य व्यक्ति सभापति के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 92 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने का कोई संकल्प होगा तो उस पर किस प्रकार से क्या किया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी, और उस स्थिति में सभापति और उपसभापति की मत की जो शक्ति होगी, मत देने की जो शक्ति होगी, वो कैसी होगी। इसी प्रकार राज्य के विधानमंडलों के संदर्भ में आर्टिकल 177 में राज्य की जो सरकार के मंत्री हैं और राज्य का जो महाधिवक्ता है उसके अधिकारों के बारे में बताया गया है। देखिए पैरेलल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ महान्यायवादी और संघ सरकार के मंत्री, यहाँ राज्य सरकार के मंत्री, और महान्यायवादी की जगह यहाँ क्या होता है, महाअधिवक्ता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। यहां फिर से आप देखें, यहां पहले किसके बारे में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में, लेकिन यहां पहले किसके बारे में बताया गया है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के बारे में। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, देखें आप संविधान की व्यवस्था को, तात्पर्य क्या हुआ कि राज्यसभा तो प्रथम सदन है, लेकिन विधान परिषद को हम राज्यों में प्रथम सदन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां पहले वर्णन देखिए किसका है, विधानसभा अध्यक्ष। फिर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की रिक्ति किस प्रकार से हो जाएगी उसके बारे में बताया गया है, कैसे ये पद खाली हो जाएंगे। आर्टिकल 180 में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 181 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जब हटाने का संकल्प होगा तो उस समय उनकी मत शक्ति किस प्रकार की होगी इस बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार की कुछ बातें यहाँ कही गई हैं। आगे देखें और उपबंधों को, तो आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 94 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर रिक्ति खाली कैसे हो जाएंगे वो पद, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 95 लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा उपाध्यक्ष कब कार्य करेगा या कोई अन्य व्यक्ति कब कार्य करेगा इसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 96 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जब हटाने का संकल्प होगा तब उनकी मत शक्ति किस प्रकार की होगी, उसकी वोटिंग पावर किस प्रकार की होगी, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 97 में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन भत्ते हैं उनके बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 98 में संसद के सचिवालय के बारे में बताया गया है। तो इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या संसद के सचिवालय की व्यवस्था संविधान में की गई है, तो जी हां की गई है आर्टिकल 98 में। इसी प्रकार राज्य के विधानमंडलों के संदर्भ में आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है, जबकि यहां देखें इस तरफ किसमें बताया गया है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का बाद में, राज्यसभा का पहले ही बता दिया गया। इसी प्रकार विधान परिषद के सभापति उपसभापति, आर्टिकल 183 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की जो पद हैं वो किस प्रकार से रिक्त हो जाएंगे उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 184 में विधान परिषद के सभापति के रूप में उपसभापति या कोई अन्य व्यक्ति किन स्थितियों में कार्य करेगा उसके बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 185 में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जब हटाने का संकल्प होगा विचाराधीन विधानमंडल में तब उनकी मत देने की जो शक्ति होगी उसके बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 186 में विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति हैं और विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 187 में विधानमंडल सचिवालय के बारे में बताया गया है। तो एक जैसी बातें जहां जहां संसद और विधानमंडल के संदर्भ में बताई गई हैं उन आर्टिकल्स को हम साथ देखते हुए चल रहे हैं। आगे कुछ और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 99 में
संसद सदस्यों की शपथ, यानी जो भी व्यक्ति सांसद चुना जाएगा, एमपी चुना जाएगा, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, वो शपथ कैसा लेगा उस प्रारूप के बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 188 में विधानमंडल सदस्यों की शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 100 में सदन में संयुक्त बैठक में मतदान किस प्रकार होगा, या तो सदन अलग अलग चले यानी लोकसभा और राज्यसभा, वहां मतदान कैसे होगा, या फिर कोई संयुक्त बैठक होती है तो उसमें मतदान किस प्रकार का होगा। जबकि आर्टिकल 189 में विधानमंडल के जो सदन हैं उनमें मतदान जो है वो किस प्रकार से होगा इसके बारे में बताया गया है। और चूंकि आपको मालूम है कि विधानमंडल के संदर्भ में संयुक्त बैठक लागू नहीं होती, विधान परिषद और विधानसभा कभी भी संयुक्त बैठक नहीं करते, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। जबकि लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक कर सकते हैं। साथ ही साथ सदन के अध्यक्ष की मत की शक्ति क्या होगी। देखिए, हमने अध्यक्ष के मत की शक्ति 2 बार देखी। इससे पहले एक अनुच्छेद में हम क्या देख चुके हैं, इससे पहले के अनुच्छेद में हम देखें तो हमने देखेंगे कि आर्टिकल 96 में भी हमने क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसकी मत शक्ति देखी थी। लेकिन वो मत शक्ति कब देखी थी, जब उसे हटाने का प्रस्ताव हो, केवल उस स्थिति में उसकी मत शक्ति होगी, वो अलग आर्टिकल में बताया गया है। जबकि सामान्य स्थिति में, ठीक है, सामान्य जो परिस्थिति होती है उसमें उस अध्यक्ष की जो है मत शक्ति वो किस प्रकार की होगी वो अलग आर्टिकल में बताई गई है। तो इस प्रकार से सामान्य मत और उसको हटाने का जब प्रस्ताव विचाराधीन हो उस स्थिति में उसके मत की शक्तियां अलग अलग आर्टिकल्स में बताई गई हैं। तो इन आर्टिकल्स को पढ़ने का फायदा यह है कि ये चीजें हमें क्लियर हो पाएंगी कि ये अलग अलग आर्टिकल्स में बताई गई हैं। इसी प्रकार गणपूर्ति क्या होगी या कोरम क्या होगा। गणपूर्ति या कोरम का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं पहले ही क्लास में कि गणपूर्ति या कोरम क्या होती है। वो न्यूनतम सदस्य जो संसद की कार्यवाही के लिए चाहिए होते हैं, सदन की कार्यवाही के लिए चाहिए होती हैं। और सदन की कोई सीट रिक्त हो तो किस प्रकार से सदन कार्य करता है, इन सभी की व्यवस्था आर्टिकल 100 में की गई है। जबकि राज्य के विधानमंडलों के संदर्भ में ये व्यवस्थाएं आर्टिकल 189 में की गई है। आर्टिकल 101 में सदन में, संसद के सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में किस प्रकार से स्थान रिक्त हो जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। जबकि इसी तरह आर्टिकल 189 में विधानमंडल में जो स्थान है वो एमएलए की जो सीट है वो किस प्रकार से किन किन परिस्थितियों में रिक्त होंगी उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 102 में एमपी या संसद के सदस्य जो हैं उनकी निर्हरताओं के बारे में, अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 191 में विधानमंडल सदस्यों की निर्हरता के बारे में बताया गया है। तो आप ये आर्टिकल विशेष रूप से ध्यान रखें, काफी बार पूछा जाता है। संसद सदस्यों की निर्हरता के बारे में कहां बताया गया है, आर्टिकल 102 में संसद के संदर्भ में, और विधानमंडल सदस्यों के बारे में आर्टिकल 191 में। अब आर्टिकल 102 में तो किसके बारे में बता दिया गया, अयोग्यताओं के बारे में, निर्हरताओं के बारे में। और इस निर्हरता का निर्णय कौन करेगा इसके बारे में आर्टिकल 103 में तो संसद के संदर्भ में बताया गया है, और आर्टिकल 192 में किसमें बताया गया है, विधानमंडलों के संदर्भ में बताया गया है। अब निर्णय कौन करेगा इसके संबंध में विस्तार से हम चर्चा पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। अभी केवल हम संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं उनकी बात कर रहे हैं। आर्टिकल 104 में यह बताया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए एमपी के रूप में क्या बैठ जाता है, सदन में बैठ दिया जाता है, तो उस पर किस प्रकार का जुर्माना या शास्ति लगाई जाएगी। और इसी प्रकार की बात विधानमंडलों के संदर्भ में आर्टिकल 193 में बताई गई है। आगे चलें, आर्टिकल 105 में विशेषाधिकारों के बारे में बात की गई है। किस किस के विशेषाधिकार, सदन के सदस्यों के, उसकी समितियों के, मंत्रियों के और महान्यायवादियों के। और इसी प्रकार राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में विशेषाधिकारों की व्याख्या की बात की गई है आर्टिकल 194 में। 106 आर्टिकल में संसद के जो सदस्य हैं उनके वेतन और भत्तों की बात की गई है, और ऐसी ही बात राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में आर्टिकल 195 में की गई है। जबकि आर्टिकल 107 में विधेयक या बिल सदन में किस प्रकार से तो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, पुरस्थापित किए जाएंगे, और किस प्रकार से वो पारित होंगे और कब कब वो क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, उन सभी के बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 107 में। और राज्य के विधानमंडलों में इसकी बात आर्टिकल 196 में की गई है। संयुक्त बैठक के बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है, जबकि राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में संयुक्त बैठक लागू नहीं होती है, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। आर्टिकल 109 में संसद में धन विधेयक किस प्रकार से तो चालू किए जाएंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और किस प्रकार से पारित किए जाएंगे इसके बारे में बताया गया है।
जबकि राज्य के विधानमंडलों में धन विधेयक किस प्रकार से पुरस्थापित होंगे और पारित होंगे, इसके बारे में व्यवस्था की गई है आर्टिकल 198 में। और 197 में अलग से क्या बताया गया है, विधेयकों के संबंध में राज्य में विधान परिषद यदि है तो उस विधान परिषद की शक्ति किस प्रकार की होगी, इस बारे में बताया गया है। आर्टिकल 110 में संसद के संदर्भ में धन विधेयक क्या होंगे, उसकी परिभाषा दी गई है। देखिए ये ध्यान रखना आपको, आर्टिकल 109 में तो धन विधेयक पारित कैसे होंगे उसकी प्रक्रिया को बताया गया है, जबकि आर्टिकल 110 में धन विधेयक होते क्या है उसकी परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार विधानमंडल के संदर्भ में भी 198 में तो क्या बताया गया है कि धन विधेयक पारित कैसे होंगे, जबकि आर्टिकल 199 में क्या बताया गया है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी। तो ये भी आपको आर्टिकल ध्यान रखने हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और आर्टिकल्स को यदि हम देखें तो आर्टिकल 111 में जब विधेयक क्या होंगे दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएंगे तो उसके बारे में बताया गया है। और ऐसी ही बात आर्टिकल 200 में राज्य विधानमंडलों के बारे में बताई गई है कि विधेयक जब राज्यपाल के पास जाएंगे उसकी अनुमति के बारे में क्या व्यवस्थाएं हैं उस पर बताया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण और केंद्र सरकार की संचित निधि के बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 202 में राज्य के वार्षिक वितरण और राज्य की संचित निधि के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 201 में यह बताया गया है कि विधानमंडल के कुछ विधेयक या बिल राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर दिए जाते हैं तो उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, यह आर्टिकल 201 में बताया गया। तो आर्टिकल 200 में तो ऐसे विधेयक जो राज्यपाल की अनुमति के लिए आते हैं उनके बारे में बताया गया कि राज्यपाल उन पर क्या करेगा, जबकि आर्टिकल 201 में यह बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा जब राष्ट्रपति को विधेयक भेज दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक कर दिए जाते हैं, तब क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद आर्टिकल 113 में प्राक्कलन या एस्टिमेशन और डिमांड फॉर ग्रांट्स या अनुदान की मांगों के बारे में बताया गया है। और ऐसी ही व्यवस्था आर्टिकल 203 में विधानमंडल के संदर्भ में बताई गई है। आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल और राज्य विधानमंडल के एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 204 में। आर्टिकल 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट के बारे में बताया गया है। और ऐसी ही बात आर्टिकल 205 में किसके विषय में बताई गई है, राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में बताई गई है। आर्टिकल 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान के बारे में बताया गया है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं क्या की गई हैं संसद और राज्य विधानमंडल के संबंध में हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों में की गई है। और कुछ अनुच्छेदों के यदि हम देखें तो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक किस प्रकार से संसद में पुरस्थापित होंगे या पारित होंगे इसके बारे में बताया गया है। और राज्य विधानमंडल के बारे में इस संबंधी प्रक्रिया आर्टिकल 207 में दी गई है, जबकि आर्टिकल 118 में संयुक्त बैठक जो होगी उसके नियम क्या होंगे और सदन की जब बैठक चलेगी उसके नियम क्या होंगे। यानी संसद की जब बैठकें चलेंगी, चाहे वो अलग अलग हो लोकसभा और राज्यसभा की या एक साथ संयुक्त बैठक हो, उसके नियम क्या होंगे इसके बारे में बताया गया है। और यहां आर्टिकल 208 में राज्य विधानमंडल के संबंध में ये नियम बताए गए हैं। और राज्य विधानमंडल के संबंध में संयुक्त बैठक तो होती नहीं, तो अलग अलग जब सदन चलेंगे तो उनके नियम क्या होंगे इस बारे में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 192 में सदन में वित्तीय कार्य, संसद के सदनों में वित्तीय कार्य की प्रक्रिया जो है वो क्या होगी उसके बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 209 में यही बात विधानमंडलों के बारे में बताई गई है। आर्टिकल 120 में संसद के सदनों की भाषा के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 210 में राज्य के जो विधानमंडल है उनके सदनों की भाषा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 121 में यह बताया गया है कि सदन में या संसद में लोकसभा हो राज्यसभा हो किस बात पर चर्चा नहीं की जा सकती। और ऐसी बात आर्टिकल 211 के संदर्भ में विधानमंडलों के संदर्भ में कही गई है। आर्टिकल 122 में न्यायालय द्वारा संसद के किसी भी सदन की जो कार्रवाई है उसकी जांच न की जाने की बात, किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं होगी ऐसी बात कही गई है। और आर्टिकल 212 में इस प्रकार की बातें विधानमंडल के संदर्भ में कही गई है। तो हमने देखा आर्टिकल 79 से लेके 122 तक जो व्यवस्थाएं थी वो किसके थी, संसद के जो सदन है उसके संदर्भ में थी। और विधानमंडल की जो व्यवस्थाएं हैं वो आर्टिकल 212 तक दी गई हैं। तो ये एक साथ इन आर्टिकल्स को हमने समांतर रूप से पढ़ के जाना कि किस प्रकार से संसद के लिए और किस प्रकार से विधानमंडल के लिए
हमारे संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में कुछ समान प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हम देखेंगे कुछ तथ्यों के बारे में जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए बहुत सारे तथ्य होते हैं, लेकिन तथ्यों में से हम केवल उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो जिनसे संभावना है कि परीक्षा में प्रश्न बनते हैं या परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। राज्य की जो लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा विशेष रूप से तथ्यों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं तथ्यों के बारे में। सबसे पहले तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रथम सदन भी कहा जाता है या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जबकि जो राज्यसभा है उसको क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन भी कहा जाता है। यहाँ फिर उसके बाद में लोकसभा क्या करती है? भारत के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा, ये ध्यान देना आप, जबकि राज्यसभा क्या करती है? राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंटेट कौन करती है? राज्यसभा करती है, जबकि लोकसभा भारत के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो आप देखते होंगे लोकसभा के चुनाव में हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा के चुनाव में हम प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, अपितु जो हमारे एमएलएज हैं वो भाग लेते हैं, एमपी जो है वो भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से राज्य और यूनियन टेरिटरीज का या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। उसके बाद देखिए 12वीं लोकसभा की अवधि को यदि हम देखें, अवधि की यदि बात करें तो 12वीं लोकसभा ऐसी लोकसभा थी जिसकी अवधि क्या थी? न्यूनतम थी, सबसे कम समय के लिए इसने कार्य किया। पहली लोकसभा में यदि सीटों की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जब हम देखते हैं तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। कितनी? 545। लेकिन पहली लोकसभा में सीटें कितनी थी? 489 सीटें ही थी। और जब पहली लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें प्राप्त की वो कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त की, जबकि दूसरे नंबर पे जो सीटें प्राप्त की थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ने प्राप्त की थी। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को पहली लोकसभा जो चुनाव थे उनमें, और दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी को। पहली लोकसभा में यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो 2 अध्यक्ष देखने को मिले पहली लोकसभा को। एक अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और दूसरे अध्यक्ष थे अनंत श्याम अयंकर। तो 2 लोकसभा अध्यक्ष पहली लोकसभा को देखने को मिले थे। कुछ और तथ्यों को यदि हम देखें तो 10वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं जो लोकसभा है उन लोकसभा को छोड़कर बाकी की जितनी भी लोकसभा थी वो सभी की सभी लोकसभाएं क्या है? समय से पूर्व क्या हुई? विघटित हुई। केवल 10वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं जो है इन्होंने ही अपना कार्यकाल पूरा किया, बाकी की सभी लोकसभाएं अपने समय पूरे, अपनी अवधि पूर्ण होने से पहले ही विघटित कर दी गई थी। 5वीं जो लोकसभा की अवधि थी वो सबसे ज्यादा रही थी, इमरजेंसी लगी थी, अवधि बढ़ाई गई थी, आपको पता है। और इसकी अवधि जो रही थी वो 5 वर्ष 10 माह 6 दिन तक रही थी 5वीं लोकसभा की। ठीक है, आपको मालूम है कि 1977 तक क्या रही थी? इसकी अवधि रही थी। 1977 तक इसकी अवधि रही थी किसकी? 5वीं लोकसभा की, जबकि इसकी लोकसभा की अवधि रहनी चाहिए थी कहां तक? 176 तक रही थी। कहां तक? 177 तक एक्सटेंशन मिला था 10 माह 6 दिन का। 5वीं लोकसभा की अवधि जो ये बढ़ाई गई थी 10 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष रहती है, लेकिन 10 वर्ष 6 माह जो अवधि बढ़ाई गई थी ये एक साथ नहीं बढ़ाई गई थी, 2 बार में अलग अलग करके ये अवधि बढ़ाई गई थी। 12वीं जो लोकसभा है उसकी अवधि न्यूनतम रही थी, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। लोकसभा के ऐसे अध्यक्ष जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी वो थे जीवी मावलंकर और जीएमसी बालयोगी। 2 ऐसे अध्यक्ष थे जिनकी अपने पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष जिन्होंने अपना त्यागपत्र या इस्तीफा दिया था वो थे नीलम संजीव रेड्डी और गुरदयाल ढिल्लो। 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, और दोनों ही बार इन्होंने क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था। पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला की यदि हम बात करें तो वो थी कौन? मीरा कुमारी, और इसके अलावा महिला के रूप में सुमित्रा महाजन भी लोकसभा की अध्यक्ष रही थी, लेकिन पहली कौन थी? मीरा कुमार। तो ये कुछ लोकसभा से संबंधित कुछ तथ्य थे जिनको हमने देखा। अब हम बात करेंगे एक और तथ्य की जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में विशेष रूप से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है लोकसभा की सीटों की संख्या के बारे में। ठीक है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या के बारे में। अधिकतम कुल सीट कितनी होनी चाहिए इसके बारे में तो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। संविधान में अधिकतम के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। वर्तमान में सीटें कितनी हैं उसके बारे में हमें देखना होगा। देखिए
अधिकतम सीटों की यदि हम बात करें, राज्यों का क्रम यदि हम देखें, लोकसभा की जो सीटें हैं वो अधिकतम किस राज्य में है उसकी यदि हम बात करें तो अधिकतम किस में है, वो यूपी में है 80 सीट। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है 48 सीट। तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल में है 42 सीट और बिहार में है कितनी, 40 सीट। तो ये 4 प्रथम राज्य हैं जिनमें लोकसभा की सीटों का क्रम दर्शाया गया है। इसी प्रकार केवल 2 ही सीट, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर केवल क्या है, 2 ही सीट किसकी हैं, लोकसभा की हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इसे एक फॉर्मूला से हम याद रख सकते हैं, AGMMT। ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, एम से मणिपुर, एम से मेघालय और टी से त्रिपुरा। तो AGMMT ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की केवल 2 ही सीटें हैं। इन राज्यों में लोकसभा की केवल कितनी सीटें हैं, 2 ही सीटें हैं। और कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां लोकसभा की केवल क्या है, 1 ही सीट है। वो राज्य कौन कौन से हैं, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली को छोड़कर, ध्यान रखना, दिल्ली को छोड़कर जितने भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, 1 सीटें ही हैं। और फॉर्मूला जिससे हम याद रख सकते हैं वो है सी मी ना। सी से सिक्किम, मी से मिजोरम और ना से नागालैंड। ठीक है, इन सभी में क्या है, केवल 1 सीट है। और इसके अलावा समस्त केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर वहां भी लोकसभा की केवल 1 ही सीट है। अब बात करते हैं राज्यसभा की सीटों की संख्या के बारे में। तो जैसे लोकसभा की अधिकतम सीटें क्या हैं, यूपी में है, वैसे ही राज्यसभा की अधिकतम सीटें भी कहां हैं, यूपी में ही है। दूसरे नंबर पे वही क्या आता है, महाराष्ट्र। जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों में बराबर क्या है, सीट है। तो ये थी प्रथम 4 जो राज्य हैं राज्यसभा की सीटों की संख्या के बारे में उनका क्रम। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां राज्यसभा को केवल 1 ही सीट है, राज्यसभा की केवल 1 ही सीट है। तो ऐसे राज्य हैं, एक तो AGMMT और दूसरे सी मीना और तीसरी पुदुचेरी। अर्थ देखते हैं, AGMMT ये वाला है, AGMMT हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। AGMMT जिसे शॉर्ट में हमने कहा, यहां राज्यसभा की केवल क्या है, 1 ही सीट है। लोकसभा की कितनी है, 2, राज्यसभा की कितनी है, 1। सी मीना कौन से राज्य थे, लोकसभा की सीट भी यहां क्या थी, 1 ही थी। तो कौन से है, सी से सिक्किम हमने देखा था, मी से मिजोरम और ना से नागालैंड, इन तीनों में। और उसके अलावा पुदुचेरी। ठीक है, इन सभी में क्या है, केवल क्या है, राज्यसभा की 1 ही सीट है। यानी ऐसे सभी राज्य जहां लोकसभा में 2 सीटें हैं और ऐसे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां लोकसभा की 1 सीट है, 2 सीट हो चाहे 1 सीट हो, उनमें राज्यसभा की तो केवल क्या है, 1 ही सीट है। और उसके अलावा अन्य कौन सा है, पुदुचेरी। तो ये ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां राज्यसभा की केवल 1 ही सीट है। ये बात हुई सीटों की संख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे वर्तमान की लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो वर्तमान की जो लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा का क्रम नहीं होता क्योंकि राज्यसभा विघटित होती नहीं है, इसलिए राज्यसभा को कौन नंबर हमने नहीं दिया। तो हम बात कर रहे हैं 17वीं या वर्तमान लोकसभा और वर्तमान राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर हम देखें तो वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला, जबकि राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति के रूप में जो चुने गए हैं जगदीप धनखड़। 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर जो है उसका पद क्या है, रिक्त है। जबकि राज्यसभा में जो उपसभापति हैं वो कौन है, हरिवंश नारायण। लोकसभा में सदन के नेता हैं नरेंद्र मोदी, जबकि राज्यसभा में सदन के नेता हैं थावरचंद गहलोत। सदन के जो उपनेता हैं लोकसभा में जो उपनेता हैं वो है राजनाथ सिंह, जबकि राज्यसभा में जो उपनेता हैं वो हैं पीयूष गोयल। महिला सदस्यों की यदि हम बात करें तो वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें 267 महिला सदस्य हैं, जो कि वर्तमान में क्या है, सर्वाधिक हैं। वर्तमान में क्या है, सर्वाधिक हैं। वर्तमान या इतिहास में यदि हम बात करें तो क्या है, सर्वाधिक अब तक रही हैं। SC ST सदस्यों की हम बात करें तो लोकसभा में 84 तो SC सदस्य हैं और 87 ST सदस्य हैं। राज्य की जो सिविल सेवा परीक्षा है उनमें इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी चर्चा हम इसी वजह से कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से RAS के विद्यार्थी जो RPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली RAS की परीक्षा दे रहे हैं,
उनके लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों की। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं उनको पूछने का प्रचलन हमें आरएएस की विगत जो परीक्षाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कुछ तथ्यात्मक प्रश्न राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ में। सबसे पहले तो पहली जो राजस्थान की विधानसभा थी उसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 160 थी। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है राजस्थान की विधानसभा में वो कितनी है? 200 है। पहली जो विधानसभा थी उसके जो स्पीकर थे वो तो थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और पहली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, जो पहले हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे थे वो कौन थे? संग्राम सिंह। तो पहले स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष तो कौन रहे? नरोत्तम जोशी। जबकि पहले प्रोटेम स्पीकर जो रहे वो कौन रहे? संग्राम सिंह रहे थे। पहली जो हमारी विधानसभा थी राजस्थान की उसमें सबसे ज्यादा जो सीट थी वो किसकी थी? कांग्रेस की 82 सीट इसे मिली थी। जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी रही थी? राम राज्य पार्टी तो दूसरे नंबर पे रही थी जिसे 24 सीटें मिली थी, और भारतीय जनसंघ तीसरे नंबर पे रहा था जिसे 8 सीटें पहले जो आम चुनाव हुए थे उसमें प्राप्त हुई थी। पांचवी जो विधानसभा थी तब तक कांग्रेस का ही बहुमत विधानसभा में रहा था। पांचवी विधानसभा तक किसी प्रकार से कोई अन्य पार्टी जो है वो बहुमत के आसपास नहीं आई थी, कांग्रेस का ये बहुमत राजस्थान में रहा था। पहली बार राजस्थान की विधानसभा में पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो 1952 में लाया गया था। टीकाराम पालीवाल उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और राजस्थान में अब तक कुल 12 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन राजस्थान में हमने देखा है, राजस्थान के चुनावी इतिहास में यदि हम देखें तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया हो और उसके कारण मुख्यमंत्री को हटना पड़ा हो। सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाया गया था। 6 बार इनके विरुद्ध क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। कुछ और तथ्यों को देखें तो पहली विधानसभा में जो कुल सीट थी जैसा हमने देखा था वो कितनी थी? 160 थी। सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को आई थी, दूसरे नंबर पे राम राज्य पार्टी को आई थी, ये हम पहले ही देख चुके हैं। दूसरी विधानसभा की हम सीट देखें तो वहां भी सीट अब बढ़कर कितनी हो जाती है? पहली विधानसभा में 160 थी, दूसरी विधानसभा में बढ़कर कितनी हो जाती है? 176 हो जाती है। अब भी सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को प्राप्त होती हैं और दूसरे नंबर पर प्राप्त होती हैं प्रजा प्रगतिशील पार्टी को। पहली विधानसभा में दूसरे नंबर पे राम राज्य पार्टी, जबकि दूसरी विधानसभा में दूसरे नंबर पे कौन आ गई थी? प्रजा प्रगतिशील पार्टी। तीसरी विधानसभा में सीटों की संख्या वही रहती है कुल 176, सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलती हैं, दूसरे नंबर पे किसको मिलती हैं? स्वतंत्रता पार्टी को मिलती हैं। चौथी और पांचवी विधानसभा में भी सीटों की संख्या अब क्या हो जाती है? बढ़ के 176 से क्या हो जाती है? 184 हो जाती है, और सबसे ज्यादा सीट किसको मिलती है? कांग्रेस को। छठवीं विधानसभा में अब सीटों की संख्या 184 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 200 हो जाती है, और सीटें जो मिलती हैं सबसे ज्यादा छठवीं विधानसभा के चुनाव में किसको मिलती हैं? जनता पार्टी को अब मिलती हैं। कांग्रेस का बहुमत यहां नहीं देखने को हमें मिलता है। तो छठवीं विधानसभा से लेकर अब तक वर्तमान की जो विधानसभा है अब तक जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 200 ही रही है। कुछ और तथ्यों के बारे में बात करें तो सबसे कम अवधि जो राजस्थान में विधानसभा की रही है वो रही है 9वीं विधानसभा की, और केवल 2 वर्ष उस विधानसभा की अवधि रही थी। और उसके बाद है छठी विधानसभा, जब अवधि रही कितनी? 3 वर्ष रही थी। छठवीं विधानसभा की जो अवधि है वो केवल रही थी 3 वर्ष, जबकि उससे पहले सबसे कम रही 9वीं विधानसभा की, जब केवल अवधि कितनी वर्ष रही थी? 2 वर्ष ही रही थी। सबसे ज्यादा अवधि जो रही थी विधानसभा की वो 5वीं विधानसभा जो थी उसकी अवधि क्या रही थी? सबसे ज्यादा रही थी। और अब तक राजस्थान में सभी विधानसभाएं जब उनका कार्यकाल या अवधि जो है पूरी होने वाली होती है उससे पहले ही विघटित कर दी गई है। कुछ और तथ्य देखते हैं विपक्ष के नेता के बारे में। तो पहली जो विधानसभा थी राजस्थान की, पहली विधानसभा में जो विपक्ष के नेता थे वो थे जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। और वर्तमान जो विधानसभा है उसमें विपक्ष के नेता पहले गुलाबचंद कटारिया थे, लेकिन गुलाबचंद कटारिया को आपको मालूम है असम का राज्यपाल बना दिया गया है। तो अब जो है वर्तमान विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो कौन है? राजेंद्र सिंह राठौड़ है।
राजेंद्र सिंह राठौड़। ठीक है, इसके अलावा आरएएस की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इतिहास में कौन कौन व्यक्ति क्या रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुके हैं। तो लक्ष्मण सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो कि इसमें विपक्ष के नेता के रूप में काम कर चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष नहीं, विपक्ष के नेता के रूप में। ये लगातार 3 बार क्या रहे, विपक्ष के नेता रहे। कुल कितनी बार रहे, 4 बार, उसमें से 3 बार क्या रहे, लगातार। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आरएएस में पूछे जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितनी बार, कितने कार्यकाल तक, कुल कितनी बार और लगातार कितनी बार क्या रहा, विपक्ष का नेता रहा। इस प्रकार के प्रश्न भी हमें देखने को गत जो आरएएस परीक्षा थी उसमें देखने को मिले थे। परशुराम मदेरणा भी 2 बार क्या रहे, विपक्ष के नेता रहे। इसी प्रकार रामनारायण चौधरी 2 बार, भैरव सिंह शेखावत 2 बार लगातार, कुल 3 बार। केदारनाथ शर्मा, हरिदेव जोशी, इसी प्रकार गुलाबचंद कटारिया भी 3 बार विपक्ष के नेता रहे। बीडी कल्ला, हेमाराम चौधरी, वसुंधरा राजे और रामेश्वर डूडी, ये सभी के सभी लोग राजस्थान की विधानसभा में विभिन्न समय कालों पर क्या रहे, विपक्ष के नेता रहे। कोई 1 बार, कोई 2 बार और कोई 3 बार। कौन व्यक्ति कितनी बार विपक्ष का नेता रहा, इन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आरएएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकरों के बारे में। प्रोटेम स्पीकर जो है, जब पहली विधानसभा अपनी बैठक लेती है तो उस पहली बैठक में जो अध्यक्षता सदन की करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। तो स्पीकर या अध्यक्ष की बात करें तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम जोशी। पहली महिला जो अध्यक्ष थी राजस्थान की विधानसभा की वो थी सुमित्रा सिंह। केवल एक ही बार महिला अध्यक्ष रही है राजस्थान की विधानसभा में, वो थी सुमित्रा सिंह। वर्तमान विधानसभा की यदि हम बात करें तो वर्तमान विधानसभा में जो स्पीकर या विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है, सीपी जोशी। पहले जो हमारे प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के अलावा कौन कौन व्यक्ति अब तक प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य कर चुके हैं, ऐसा प्रश्न भी एक बार आरएएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसलिए इस चीज को भी हमने यहां हमारी टॉपिक में ऐड किया है। तो अब तक जो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं उनके नाम हैं नारायण सिंह, पूनम चंद बिश्नोई, यशवंत नाहर, फतेह सिंह, परशुराम मदेरणा, लक्ष्मण सिंह, भैरव सिंह शेखावत, गंगाराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह, देवी सिंह भाटी और गुलाबचंद कटारिया। ये सभी व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो किसी ना किसी समय पर क्या रह चुके हैं, प्रोटेम स्पीकर राजस्थान की विधानसभा में रह चुके हैं। सामान्यतः जो सबसे ज्यादा उम्र का एमएलए होता है उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर या राजस्थान विधानसभा की जब पहली बैठक होती है उसमें अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। ये बात हुई प्रोटेम स्पीकर्स की। सभी के नाम आपको एक बार नजरों से निकालने हैं, चाहे आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन एक बार जब आप देख लेंगे तो आप 4 ऑप्शन में से ये पहचान पाएंगे कि इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रोटेम, नाम याद आपको रहे ना रहे, लेकिन आप ये बता पाने की स्थिति में होंगे कि 4 विकल्पों में से कौन सा जो नाम है वो प्रोटेम स्पीकर नहीं रहा हुआ। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल करने की स्थिति में होंगे। वर्तमान राजस्थान विधानसभा की यदि हम बात करें तो वर्तमान राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें हैं 200। इसमें से एससी के लिए आरक्षित हैं 34 और एसटी के लिए आरक्षित हैं 25। सदन के जो नेता हैं वर्तमान विधानसभा के वो कौन है, अशोक गहलोत। विपक्ष के जो नेता हैं वो पहले गुलाबचंद कटारिया थे, लेकिन अब कौन है, राजेंद्र राठौड़। स्पीकर की हमने बात की है, कौन है, सीपी जोशी। और डिप्टी स्पीकर जो है उसका पद जो है इस समय रिक्त है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजस्थान विधानसभा के संबंध में किस प्रकार के प्रश्न जो हैं विगत कुछ परीक्षाओं में आरएएस में पूछे गए हैं, तो उन सभी को हमने एड ऑन हमारे टॉपिक में किया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।